जी हुजूर वाला। हमारा जो आज का लेक्चर है वो है पीएमएस मिनिस्टीरियल कोटा का जो आपका एग्जाम होना है, और उसमें आपने जो इंग्लिश ऐसे लिखना है, पहले उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लें, और उसके बाद उसकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह देख लें, और फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकली एक ऐसे मिलके लिख लेंगे ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये ऐसे किस तरीके से लिखना है। तो लिहाजा आपको कोई परेशानी की जरूरत नहीं है इसमें। ये आपका कोई सीएसएस की तरह कोई बहुत बड़ा ऐसे नहीं है जो कि 2,500 से 3,000 वर्ड्स का हो। पीएमएस मिनिस्टीरियल में जो इंग्लिश ऐसे है उसमें आपको 1 घंटा दिया जाएगा, 1 आवर, और मैक्सिमम मार्क्स हैं 25। अब पहले इस टाइम टू मार्क्स रेशो को समझिए। ठीक है, इसको हम यूं समझते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन करते हैं जी, कितने वर्ड्स लिखने चाहिए और मैग्नीट्यूड कैसा होना चाहिए उसका। अब पहले उसको एक्सप्लेन कर ले एक दफा, ठीक है। अब देखिए, आपका जो रेगुलर पीएमएस का ऐसे होता है उसमें टाइम होता है 2 आवर्स, और मार्क्स होते हैं 100। और पीएमएस का जो पेपर होता है उसमें ऊपर लिखा होता है कि रिक्वायर्ड वर्ड्स जो हैं वो 1,500 से 1,600 वर्ड्स होने चाहिए। ठीक है, तो ये पीएमएस हो गया रेगुलर का। अच्छा, अब ऐसे राइटिंग स्पीड नॉर्म्स जो है, यानी जो एक्सपेक्ट किया जाता है कि एक वेल प्रिपेयर्ड ऐसे, तो कंपेटिटिव एग्जाम्स में जो एक वेल प्रिपेयर्ड कैंडिडेट होता है, वेल प्रिपेयर्ड कैंडिडेट क्या होता है अब ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जो अच्छा, एक तो जो घर से ठीक तैयारी करके जाता है, और दूसरा वो कि जो अच्छा रफ वर्क करता है, उसको हम कहते हैं वेल प्रिपेयर्ड कैंडिडेट। अच्छा, वेल प्रिपेयर्ड कैंडिडेट जो होता है वो 15 से 20 वर्ड्स पर मिनट आसानी से लिख लेता है, यानी कि ये एक कैंडिडेट की एवरेज स्पीड है। और मैंने क्लासरूम में एक दफा ये एक्सपेरिमेंट किया था, तो जो फास्ट राइटर्स थे वो 1 मिनट में 30 to 35 वर्ड्स भी लिखते थे। तो लिहाजा अब हम ले लेते हैं जो स्लोएस्ट राइटर होते हैं, वो 15 से 20 वर्ड्स पर मिनट लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यानी इसका मतलब हो गया कि 10 मिनट्स में 150 to 200 वर्ड्स। और अगर आपको 1 घंटा दिया जाए तो इसको यूं कर लेते हैं पहले। तो 10 मिनट्स में 150 to 200 वर्ड्स लिखेंगे आप। इसी तरीके से 60 मिनट्स में बड़ी आसानी से 600 to 780 वर्ड्स लिखे जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये जो मिनिस्टीरियल कोटा, इसका जो पीएमएस का जो पेपर आता है, पिछले अगर आप पेपर्स आपके पास हैं तो उसमें आप देखोगे कि टाइम अलाउड दिया होता है 1 घंटा, 1 आवर। मार्क्स भी दिए होते हैं 100, और जो वर्ड्स रिक्वायर्ड होते हैं वो उन्होंने नहीं दिए होते। तो फॉर्मूला हम खुद उसका निकाल लेते हैं। कैसे? अब जब ओरिजिनल आपके पीएमएस में, वो जो आपका असल वाला पीएमएस है, अगर असल वाला तो ये भी है, यानी जो कि रेगुलर पीएमएस है आपका, 100 मार्क्स के लिए आप 1,500 to 1,600 वर्ड्स रिक्वायर्ड, वो कहता है आपका एग्जामिनर के भाई लिखो। ठीक है। अब अगर 20 मार्क्स वो दे रहा है तो इसका मतलब है कि 1/4 कंटेंट लिखना होगा ना आपको। ठीक है ना। एक बात और भी जहन के अंदर रखिएगा कि अगर एग्जामिनर कहता है कि हमें 3,000 वर्ड्स चाहिए, तो उसकी एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं वो 1,500 वर्ड्स की होती हैं, हाफ। ठीक है, ये टाइम टू वर्ड रेशियो है कंपेटिटिव एग्जाम्स में, ऑलमोस्ट हाफ। अच्छा, तो 25 मार्क्स के लिए आपने 1/4 कंटेंट लिखना होगा ना फिर। तो इसका मतलब यह हुआ कि 375 वर्ड्स मिनिमम रिक्वायर्ड है।
अब हम इतना नहीं नीचे गिरते कि भाई 100 नंबर का पेपर है और सिर्फ 375 वर्ड्स लिख के आए, चलो हम ऐसा नहीं करते। लेकिन ये मिनिमम रिक्वायरमेंट मैंने आपको बता दी। तो फिर आपने करना क्या है कि 400 to 500 वर्ड्स भी अगर आप लिख आते हैं तो ये भी एक आइडियल जोन है। 600 वर्ड्स लिख आते हैं तो ये भी एक आइडियल जोन है। एक बात और जहन के अंदर आप लोग ये रखिएगा कि भाई कंपेटिटिव एग्जाम्स में ये जो कंटेंट जो का जो मैग्नीट्यूड है ना, वो नहीं तोला जाता। ठीक है। वो फुटे पकड़ के और फीते पकड़ के वो ये नहीं नापते कि आपने कितना लंबा ऐसे लिखा है। तो उसमें देखते हैं कि क्या आपने ऐसे रेलेवेंट लिखा है, और क्या उसमें कोहेरेंस है, और क्या उसके अंदर कोई ग्रामर की या वोकेबलरी वगैरह की मिस्टेक्स तो नहीं है, और क्या वो आप जो कहना चाह रहे हैं वो क्लियरली कह रहे हैं। ये बातें रिक्वायरमेंट होती हैं। देखो, मेरी बात है, गौर से समझना। आप कोई भी चीज कंपोज करते हो ना, वो लेटर हो, एप्लीकेशन हो, ऐसे हो, पोएम हो, कुछ भी हो, वो रीडर को समझ आनी चाहिए। तो ऐसे भी इस किस्म का लिखा कीजिए कि उसको एग्जामिनर पढ़े, उसको पीएचडी पढ़े, या उसको मैट्रिक का बच्चा पढ़े, दोनों को समझ आनी चाहिए कि लिखा क्या है। तो विलियम शेक्सपियर बनने की जरूरत नहीं है, अल्लामा इकबाल बनने की जरूरत नहीं है। बड़ी सिंप्लिसिटी के साथ रेलेवेंटली लिखेंगे। और आप अगर 500 वर्ड, 400 to 600 वर्ड्स अगर लिखाते हैं तो इंशाल्लाह पास होंगे। अच्छा, ये मैंने आपको कैलकुलेट करके बताना था, क्योंकि मुझसे अक्सर ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं आजकल बच्चे के, सर ये बताएं कितने वर्ड्स लिखने चाहिए। तो मैंने एक बाकायदा एक कैलकुलेशन आपको करके दिखाई है कि यूं कैलकुलेट किया जाते हैं, टाइम टू वर्ड रेशो या मार्क्स टू वर्ड रेशो यूं काउंट होती है। अच्छा, अब हम एक दफा पास्ट पेपर्स को देख लेते हैं कि किस किस्म के उसके अंदर ऐसे के टॉपिक्स आए थे, और फिर हम उसमें से कोई एक टॉपिक चुन लेंगे और उसके ऊपर हम मिलके ऐसे लिख लेंगे। आप मुझे लिखता हुआ देख लीजिएगा और आपको समझ आ जाएगी कि भाई ये किस तरीके से इंट्रोडक्शन लिखना है, कैसे बीच में चंद एक पैराग्राफ्स लिखने हैं, और कैसे कंक्लूजन देना है। ठीक है, कोई इसके अंदर ये कोई कॉम्प्लेक्स किस्म की साइंस नहीं है। अच्छा, 2021 में जो ऐसे का टॉपिक आया था वो नेशनल इंटीग्रेशन था। अनमैप्ड टॉपिक है ये। अनमैप्ड टॉपिक का मतलब ये होता है कि जिसमें आपने ऐसे का मैप भी खुद बनाना होता है। अब नेशनल इंटीग्रेशन सिर्फ ये दो वर्ड्स हैं जो उसने दिए हैं, तो आपने ये देखना है कि नेशनल इंटीग्रेशन, अब खुद आपने कॉन्सेप्ट अपना डेवलप, खुद अपना ऐसे आपने डेवलप करना है कि नेशनल इंटीग्रेशन जो है वो है क्या, उसकी मुल्क को जरूरत क्या होती है, अगर वो ना हो तो क्या क्या इश्यूज होते हैं, और अगर वो हो, नेशनल इंटीग्रेशन हो, तो क्या क्या बेनिफिट होते हैं। यूं आपने इसको खुद डेवलप करना है ऐसे को। 2021 का दूसरा ऐसे है। अच्छा, आपको ना टोटल 4 ऐसेज आते हैं भाई। मिनिस्टीरियल मिनिस्टीरियल कोटा में 4 ऐसेज आते हैं, उनमें से एक करना होता है। फाइन, ये अगली बात हो गई। अच्छा, ऑफ ऑल द सर्विट्यूड, of all forms of servitude, the intellectual is the most degrading। कहता है तमाम किस्म की गुलामियों में, सर्विट्यूड सर्विस से दिमाग में रखिएगा, तमाम किस्म की गुलामियों में जो जहनी गुलामी है वो सबसे ज्यादा जिल्लत आमेज है। अब इसके ऊपर लिखना है। अब ये कुछ मैप्ड ऐसे है, यानी ऊपर तो उसने सिर्फ 2 लफ्ज दे दिए थे ना कि चलो जी नेशनल इंटीग्रेशन पे लिखो, यहां आपने खुद मैप बनाना है। और इस किस्म के जो ऐसेज होते हैं जिसमें स्टेटमेंट्स दी जाती हैं, तो वो कंपैरेटिवली इजी होते हैं हुजूर। तो उनकी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट्स से परेशान ना हुआ करेंगे, वो अब क्या करें जी, अब क्या करें। आगे वो लिखा हुआ है, आगे वो कहता है कि एक्सपैंड दिस स्टेटमेंट बाय शोइंग इट्स कंप्लीट सिग्निफिकेंस एंड ऑल्सो अटेम्प्ट टू जस्टिफाई और डिसअप्रूव इट। अच्छा, आगे आपको हिंट भी दे रहा है कि स्टेटमेंट को एक्सपैंड कीजिए। अच्छा, उसके बाद शोइंग इट्स कंप्लीट सिग्निफिकेंस, अहमियत लिखिए। और फिर ये भी अटेम्प्ट कीजिए, आप ये जो स्टेटमेंट है क्या आप इसको मानते हैं, क्या आप इस चीज के हक में हैं, इसको जस्टिफाई करते हैं आप, या आप इसे डिसअप्रूव करते हैं, या आप कहते हैं नहीं जी, ये जो जहनी गुलामी है
ये सबसे जिल्लत आमेज गुलामी नहीं होती, कोई और किस्म की गुलामी जिल्लत आमेज होती है, या तो मानिए। तो इस किस्म के एसेज जो हैं ये मैप्ड ऐसे होते हैं कि जिसमें हाँ ना के अंदर जवाब देना होता है कि हाँ ऐसा है कि जहनी गुलामी बदतरीन गुलामी, या फिर आपके पास कोई अदर कॉन्सेप्ट है तो वो दीजिए और उसको जस्टिफाई कर दीजिए। तीसरा देखें कितना मजे का है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फेसबुक। लो जी, इसका तो मैप बना बनाया है हमारे पास। फिर देखें कंपेयर, नेशनल इंटीग्रेशन में कोई मैप नहीं था, उसमें सब हमने खुद डेवलप करना था। ठीक है, एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस ऑफ फेसबुक, फेसबुक के एडवांटेजेस लिखेंगे, फेसबुक की सिग्निफिकेंस लिखेंगे, एडवांटेजेस लिखेंगे, डिसएडवांटेजेस लिखेंगे, और एक स्टेप आगे बढ़ के फिर इसे कंक्लूड कर देंगे कि अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस पे काबू पा लेते हैं तो जो है अवाम को, तो लोगों को इसका क्या, तो लोगों को इसका क्या फायदा होगा। ठीक है। फोर्थ अब स्टेटमेंट देखिए, सिंगल नेशनल करिकुलम प्रोस्पेक्ट्स एंड प्रॉब्लम्स। ये जो एसएनसी सिंगल नेशनल करिकुलम का एक सिलसिला चल रहा है बड़े अरसे से, तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं कि सिंगल नेशनल करिकुलम जो है वो एक एजुकेशनल अपलिफ्ट लेके आएगा या नहीं लेके आएगा? क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं इसके, क्या इसके अंदर पॉसिबिलिटीज हैं, क्या ये बेहतरी ला सकता है, और इसके सामने प्रॉब्लम कौन कौन से हैं, प्रॉब्लम कौन कौन से आए हैं और आएंगे, और उन प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल किया जा सकता है। अब ये जस्टिफिकेशन कैसे देनी है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा जब किसी एक पे हम ऐसे अटेम्प्ट करेंगे। 2019 का अब ये देखिए जी, इसको इसका थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं, एनालिसिस। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज अ की टू प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी। ये भी मैप्ड ऐसे। अब आप इसका हाँ में जवाब दीजिए कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोग्रेस और खुशहाली, तरक्की और खुशहाली लेकर आती है या नहीं आती? आती है। फाइन, इसके ऊपर आर्गुमेंट दीजिए कि इस तरीके से ये सिग्निफिकेंट है, इस ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है वो एक सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है सोसाइटी का, किसी भी नेशन का। और क्या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से प्रोग्रेस आती है तो कौन कौन सी प्रोग्रेस आती है, प्रॉस्पेरिटीज आती हैं तो कौन सी प्रॉस्पेरिटीज आती हैं, और थोड़ा सा एक कदम बढ़ के लिखिए कि इसके अंदर हर्डल्स कौन कौन से आ सकते हैं, और उन हर्डल्स को अगर दूर कर दिया जाए तो फिर क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। दूसरा ऐसे देखिए 2019 का, ये जो मिनिस्टीरियल आया था 2019 में, हाई ग्रोथ रेट इन पॉपुलेशन इज एडवर्सली अफेक्टिंग आवर इकोनॉमिक प्रोग्रेस। ले, अब ये भी मैप्ड ऐसे है, कहते हैं पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, हाई रेट है उसका, जिसकी वजह से इकोनॉमिकली डाउन जा रहे हैं, अफेक्ट हो रही है हमारी इकोनॉमी। अगर ऐसा आप मानते हैं कि हाँ हो रही है तो रीजंस लिखिए कि आबादी ज्यादा है, रिसोर्सेज कम है, आबादी ज्यादा है, जॉबलेसनेस है, आबादी ज्यादा है जिसकी वजह से क्राइम रेट ज्यादा है, आबादी ज्यादा है और अनस्किल्ड है जिसका कोई मुल्क को फायदा नहीं हो रहा। ठीक है। तो फिर हम किस तरह ग्रोथ रेट को कंट्रोल करें, किस तरह ग्रोथ रेट के अंदर मॉडरेशन लेकर आए, और उसका इम्पैक्ट किस तरह से इकोनॉमिक प्रोग्रेस पे पड़ेगा, तो ये हम इसे जस्टिफाई करेंगे। नंबर 3 पे है पब्लिक स्कूल सिस्टम इन पाकिस्तान। एक प्राइवेट स्कूल सिस्टम है जो कि तबका उमरा का है, जिसके अंदर अमीरों के शहजादे और शहजादियां पढ़ते हैं, और एक पब्लिक स्कूल सिस्टम है जिसके अंदर गरीब गुरबा आम ताम लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। तो पब्लिक स्कूल सिस्टम इन पाकिस्तान क्या हालत हुई हुई है उनकी, और रीजंस उसकी क्या है, और उनमें बेहतरी कैसे लाई जा सकती है, और बेहतरी लाने में हर्डल्स कौन कौन से हैं, उन हर्डल्स को दूर कर दिया जाए तो क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं एजुकेशन में। फोर्थ देखें, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। हेल्थ केयर के बारे में, हेल्थ केयर के बारे में कैसे आया है अब इसको देखिए। इसी तरह 2016 का जो आपका पेपर सेटर है ना वो बड़ा शायराना सा है। हम्म, अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। ये भी एक मुहावरा है। ही हु ओपन्स अ स्कूल डोर क्लोजेज अ प्रिजन। वाह जी वाह, ये भी बड़ा एक स्टाइलिशली एक स्टेटमेंट दी हुई है। अच्छा, ये दो तो हो गए एक किस्म के, क्लीन एनवायरनमेंट इज गुड एनवायरनमेंट। अच्छा, ये फैक्चुअल है, ये फैक्चुअल है।
क्लीन एनवायरनमेंट, ये एनवायरनमेंट पे ऐसे आया हुआ है। लोकल गवर्नमेंट इज द बेस ऑफ सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक सिस्टम। इसको हम देखते हैं कि जो सक्सेसफुल डेमोक्रेसी है उसकी बेस क्या लोकल गवर्नमेंट के ऊपर जाती है और कैसे जाती है, ये हम ये देखेंगे। एनवायरनमेंट का वैसे इशू आजकल बहुत ज्यादा, पूरी दुनिया तपी हुई है इसके ऊपर। इसी तरह ये 2010 जो है, ये इसके एसेस देख लें, ये एसेस जो हैं ये अनमैप्ड है। गुड गवर्नेंस, इसका मतलब है कि 2010 से लेके 2010 में भी ये ट्रेडिशन था बिल्कुल छोटे टॉपिक्स देने का और स्टेटमेंट ना देने का, और 2021 में भी ये ट्रेडिशन है कि यहां पर एक छोटा सा टॉपिक दिया उन्होंने और साथ में स्टेटमेंट भी दी है। जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है तो वैसे वैसे वो दोनों टाइप के जो एसेस हैं उनको इंटीग्रेट करते जा रहे हैं। ठीक है, जिसके अंदर मैप्ड एसेस भी हैं, अनमैप्ड एसेस भी हैं। अब इसका एनालिसिस अब अगर हम करें तो अब ये जो कॉमन थीम्स हमारे सामने आते हैं, तो पहला तो कॉमन थीम हुजूर ये आता है, गवर्नेंस एंड पॉलिसी। गुड गवर्नेंस पे आया है, लोकल गवर्नमेंट पे आया है, अच्छा पॉलिसी के ऊपर आया है, पब्लिक स्कूल सिस्टम, सिंगल नेशनल करिकुलम पॉलिसी के ऊपर आया है, सोसाइटल वैल्यूज और डेवलपमेंट पे आया है। देखें, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, और ये दूसरा एक कॉमन टॉपिक ये है। नेशनल इंटीग्रेशन पे बात हुई है, टेक्नोलॉजी के ऊपर आया है जैसे फेसबुक है, मीडिया के रोल के ऊपर आया है। अच्छा, फिलोसॉफिकल और एब्स्ट्रैक्ट कोटेशंस भी आई हैं, इनको भी हम इनमें से भी एक को हैंडल कर लेंगे, देख लेंगे कि इसके ऊपर बात कैसे करनी है। तो ये जनाब एक जनरल एनालिसिस था आपके मिनिस्टीरियल कोटा में किस किस्म के इंग्लिश के एसेज आ रहे हैं। अब हम देखते हैं कि हमने कैसे रफ वर्क करना है, कैसे इंट्रोडक्शन लिखना है, कैसे आगे आर्गुमेंट्स बनाने हैं, पैराग्राफ्स यानी, और किस तरह कंक्लूजन लिखना है। ठीक है जी, इस लेक्चर में इतना ही। अल्लाह हाफिज।